हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में चंद इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक चेंज ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात किया था, चंद इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस भी हमने देखे हुए थे। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और सेकंड पार्ट में और भी चंद इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और कन्वेंशंस के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट जो है वो है IPCC। इट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इट इज द UN बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, यानी कि दुनिया भर के अलग अलग सरकारों के बीच ये एक पैनल की तरह काम करता है, जहाँ पर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आते हैं, जहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं वहाँ पर आते हैं और वो असेस करते हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के रीजंस क्या है, क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट क्या है, और तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स, डाटा वगैरह जो यूनाइटेड नेशन खासकर देता है, वो सभी IPCC से ही मेजॉरिटी आते हैं। तो ये पैनल जो स्पेसिफिकली असेसमेंट के ही काम के लिए रखा गया है कि क्लाइमेट चेंज के पीछे दरअसल साइंस है क्या, ये आता किस लिए है, किस तरीके के एडवर्सिटीज लेकर आता है और इसे किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय UNEP। पिछले ही वीडियो में मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड कोलैटरली बाय UNEP एंड वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 1988। तो इसका एम क्या था? टू प्रोवाइड पॉलिटिकल लीडर्स विद पीरियोडिक साइंटिफिक असेसमेंट्स कंसर्निंग क्लाइमेट चेंज, इट्स इम्प्लीकेशन एंड रिस्क्स, एज वेल एज टू पुट फोर्थ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। यानी कि थिंक टैंक की तरह काम करना, ये बताना पॉलिटिकल लीडर्स को अक्रॉस वर्ल्ड अलग अलग जो कंट्रीज है कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसकी रियलिटी कितनी है, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे अगर क्लाइमेट चेंज आएगा, अगर क्लाइमेट चेंज रियल है तो इसे किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, उसे अडेप्ट किस तरीके से किया जा सकता है, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज यानी कि उससे बचने का तरीका क्या है, इन सभी के बारे में वन स्टॉप डेस्टिनेशन जो है अपने पास डाटा, स्टैटिस्टिक्स वगैरह रखता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल यानी कि एक रूल बुक होता है, तो वो क्योटो प्रोटोकॉल है। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स अगेन हमने आगे के चैप्टर्स में कवर किए हुए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड अग्रीमेंट्स जो है हमारे चैप्टर, वहां पर हम अगेन इन्हें देखेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको सभी प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस इन डिटेल देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ब्रीफली बता दूं, क्योटो एक सिटी है जापान में, प्रोटोकॉल यानी कि रूल बुक। तो ये रूल बुक जो है क्योटो प्रोटोकॉल जापान में साइन किया गया था समवेयर अराउंड 1997। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। हमने देखा कि UNFCCC जो है वो 1992 लगभग उस टाइम फ्रेम में साइन किया गया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो कन्वेंशन तो साइन किया गया, लेकिन उसे कॉम्बैट किस तरीके से करेंगे? चाहिए कि एक रूल बुक हो, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करना चाहिए, ये तो हमने UNFCCC में देखा, लेकिन उस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम किस तरीके से करें ये हमें पता नहीं था। तो इस तरीके के रूल बुक को जो है UNFCCC का एक सक्सेसर माना जाता है क्योटो प्रोटोकॉल को, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को किस तरीके से कम किया जाए ये हमें बताता है। सो इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइज टू 6 ग्रीन हाउस गैसेस। तो मैंने ऑलरेडी कई ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कहा हुआ है, तो मेजरली 6 ग्रीन हाउस गैसेस को जो है क्योटो प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइज करता है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 इंपॉर्टेंट जो है वो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं विच आर लिटरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। Kyoto Protocol is based on the principle of common but differentiated responsibilities, keeping in mind the socio-economic development of the concerned country and the polluters pay principle। जाहिर सी बात है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पर ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। 18th 19th सेंचुरी में ही वहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया हुआ था। तो वहाँ पर उस जमाने में 18th 19th सेंचुरी में एनवायरमेंटलिज्म इतना नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि क्लाइमेट चेंज नाम की भी एक चीज़ है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया हुआ था नेचर को, उनके एमिशंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे, तो द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट उन्होंने अपना डेवलपमेंट करवा लिया। लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री जो कि 20th सेंचुरी में आकर इंडिपेंडेंट हुए और 21st सेंचुरी में जो अब डेवलप हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब अगर आप ये कहेंगे कि अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोक दें, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो क्या पुअर कंट्रीज या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है तो क्या वो खामोश बैठेंगे? तो बिल्कुल नहीं। तो इसी का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएटेड, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि
ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने का, रिड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत यूएसए का और इंडिया का है, लेकिन डिफरेंशिएटेड है। यानी कि यूएस को थोड़ा ज्यादा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को जो है रिड्यूस करना है व्हेन कंपेयर्ड विद इंडिया, क्योंकि इंडिया जो था वो एक नेगेटिव साइड था, उसे कई टाइम फ्रेम तक जो है डेवलपमेंट नहीं मिला, एंड एट दैट वेरी टाइम अमेरिका जो है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा था। एंड अगेन पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी कहा कि जो जितना पोल्यूट करेगा वो उतना ही पे करेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत क्योटो प्रोटोकॉल काम करता है। RED and RED Plus, again this is also one such unique concept or PN initiative. The United Nations program on reducing emission from deforestation and forest degradation is a collaborative program of Food and Agriculture Organization, United Nations Development Program and United Nations Environment Program. तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को लेकर और डिफॉरेस्टेशन को खत्म करने के लिए, और वहाँ पर नॉट जस्ट क्लाइमेटिक पर्सपेक्टिव, और वहाँ पर जो ट्राइबल्स वगैरह लोकल कम्युनिटीज होते हैं उनके लाइवलीहुड को बचाने के लिए भी, पॉवर्टी को जो है एरेडिकेट करने के लिए भी ये यूएन रेड एंड रेड प्लस इनिशिएटिव्स लाए गए थे। रेड प्लस इज अ वॉलंटरी क्लाइमेट मिटिगेशन पाथ डेवलप्ड बाय पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है, ऐसा नहीं है कि लीगली है, बाइंडिंग है या फिर मैंडेटरी है। The primary objective of RED is to reduce emissions from deforestation and forest degradation. The objective of RED Plus is to conserve forest carbon stocks, sustainable management of forest and enhancement of forest कार्बन स्टॉक्स। तो दोनों को ही कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, आप सभी को पता है कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके के कार्बन सिंक्स की तरह काम करता है, कार्बन स्टॉक्स की तरह काम करता है। वो कार्बन अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कहाँ। तो रेड और रेड प्लस के इनिशिएटिव जो है वो इसी तरीके के फॉरेस्ट को बचाने के लिए, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से जो है फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक इनिशिएटिव जो है वो आगे रखते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है वो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। आइए देखते हैं कि ये क्या है। It is a multilateral financial mechanism that provides grants to developing countries for projects that benefit the global environment and promote sustainable livelihood in local communities. ये इकलौता ऐसा इनिशिएटिव अगर आप कह लें जहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात पहली बार की गई है। यानी कि जितने भी हमने ट्रीटीज ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह देखे वो कहीं ना कहीं बात तो करते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग कम करना चाहिए, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल है या फिर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन जब डेवलपिंग कंट्रीज की बात आती है तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी तो चाहिए क्लीन एनर्जी डेवलप करने के लिए। जो एडिक्वेट टेक्नोलॉजी, हाईली सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है वो किस तरीके से उनके पास आएगी। जब हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की बात करते हैं तो साइंटिफिक टेक्निकल तरीके जो होते हैं वो उन पोर कंट्रीज तक किस तरीके से जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यही ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, एक फंड की तरह काम करता है, एक दरअसल फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है जहां पर वर्ल्ड बैंक या फिर और भी इंपॉर्टेंट चंद इंस्टीट्यूशंस जो है वो जुड़े हुए हैं। आपको अगर आपकी कंट्री डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स वगैरह लेंगे ऑन प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा, और इससे ना कि बस एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होगा बल्कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स भी मिलेंगे उन लोकल कम्युनिटीज को। Since its inception, this multilateral financial mechanism has advanced $21.1 billion in grants and mobilized an additional $114 billion in financing for more than 5,000 projects in 170 countries. तो कई डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज भी इस फंड के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और वहां से लोन्स वगैरह भी लेते हैं, वहां से ग्रांट्स वगैरह भी लेते हैं। The Global Environment Facility is jointly managed by UN Development Program, World Bank and United Nations Environment Program. तो तीनों दिग्गज जो हैं वो मिलकर जो है इस फंड को मैनेज करते हैं, इस फैसिलिटी को मैनेज करते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस के सेकंड पार्ट में और क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।